प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया था लीनियर एक्सेलरेशन इन यूसीएम, एक्सेलरेशन इन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो उस एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया था रेडियल एक्सेलरेशन या अल्सो बोला था सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अभी हमको स्टडी करना है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग नॉन यूसीएम। तो अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन कैसे होगा, यह हमको यहां पे समझना है। बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों चेंज होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट बट लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर स्पीड एज वेल एज एंगुलर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी सब वैल्यूज चेंज होंगी। चेंज का मतलब इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। So let us find out linear acceleration of a particle performing non-UCM. Consider one particle performing non-uniform circular motion in anti-clockwise direction. एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बट इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मैंने इस डायग्राम में सर्कुलर मोशन को ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे बट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसका जो प्लेन ऑफ मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है। मैंने वर्टिकल प्लेन नहीं ड्रॉ किया। वर्टिकल प्लेन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो यहां पे मोशन ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ किया। लेट आर बार बी द रेडियस वेक्टर, लेट वी बी द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर एंड लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंट टू अ सर्कल। लीनियर वेलोसिटी सर्कल को टेंजेंशियल होता है अलोंग द टेंजेंट। तो एट पॉइंट ए, पार्टिकल अगर पॉइंट ए पे होगा तो वेलोसिटी सर्कल को टेंजेंशियल होगा। एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर मोशन। फिर इस ओमेगा को मैंने पैरेलल शिफ्ट किया और यहां ड्रॉ कर दिया। तो वेक्टर को अगर आप पैरेलल शिफ्ट करोगे तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस, वी इज अलोंग द टेंजेंट एंड आर इज अलोंग द रेडियस। तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला था वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है इन सर्कुलर मोशन। तो लीनियर वेलोसिटी v इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। बट ये फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी का है, हमको चाहिए लीनियर एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलेगा लीनियर एक्सेलरेशन, बिकॉज ए होता है dv बाय dt। तो लीनियर एक्सेलरेशन ए इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ सब्स्टिट्यूट v का वैल्यू, वेलोसिटी कितना है ओमेगा क्रॉस r, तो मैंने v को लिखा ओमेगा क्रॉस r। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग ओमेगा क्रॉस r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट ये हो गया डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहां पे। तो पहले एक बार डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल रिवाइज करते हैं। तो रूल मैंने यहां पे लिखा है बॉक्स में, देखो, दिस इज अ रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। तो डेरिवेटिव d बाय dt का मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, यहां पे u एंड v आर द टू फंक्शंस एंड u इंटू v है का मतलब यहां पे u एंड v का प्रोडक्ट है।
तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v का मतलब u को रखेंगे बाहर, डेरिवेटिव v का करेंगे, प्लस फिर हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे, v को रखेंगे बाहर और डेरिवेटिव u का लेंगे। तो ये है रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। एक को बाहर रख के दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, ओके, एंड बीच में प्लस। तो ये रूल यहां पर अप्लाई करो। तो पहले मैंने डेरिवेटिव ओमेगा लिया और r को रखा बाहर, फिर प्लस आ गया, फिर मैंने ओमेगा को रखा बाहर और डेरिवेटिव ऑफ r लिया। वी कैन चेंज द ऑर्डर, है ना, इस फॉर्मूला में वी कैन चेंज द ऑर्डर। तो मैंने पहले ओमेगा का डेरिवेटिव लिया, r को रखा बाहर, फिर मैंने ओमेगा को रखा बाहर और I टू डेरिवेटिव ऑफ r। तो मैंने u इंटू v का रूल अप्लाई किया। नाउ ये हो गया, ये हो गया dr बाई dt। तो dr बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। r बार क्या है, रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर का जो चेंज होगा का मतलब जिस रेट से रेडियस वेक्टर चेंज होगा दैट इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पे dr बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी। तो इसको लिखेंगे v वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी, एंड d ओमेगा बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो डेफिनेशन है। तो दिस इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, देयरफॉर टोटल एक्सेलरेशन E इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, बिकॉज ये तो अल्फा था। तो दिस इज अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस v। इसका मतलब ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसके देखो दो पार्ट बन गए। तो लीनियर एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज टू कंपोनेंट, इट हैज टू पार्ट्स या टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट अल्फा क्रॉस r है और दूसरा कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस v है। चलो राइट हैंड रूल से पता करते हैं कि अल्फा क्रॉस r का डायरेक्शन क्या होगा और ओमेगा क्रॉस v का भी डायरेक्शन पता करते हैं, बिकॉज ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन अपने को राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। तो लेट अस फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस r एंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस v यूजिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल समझने के लिए यहां पे देखो तीन वेक्टर है। हाँ, पहले हम लोग अल्फा क्रॉस r को देखेंगे फर्स्ट फिगर में। बच्चों जैसे ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस, वैसे अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी कैसे होते हैं, अलोंग द एक्सिस। और जैसे लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, वैसे लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो ये अल्फा वेक्टर था अलोंग द एक्सिस, इसको मैंने ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया इसको यहां पे पॉइंट ए पे, और ये होगा रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो देखो अल्फा वेक्टर कुछ इस तरह होगा, रेडियस वेक्टर कुछ इस तरह होगा, दिस वे रेडियस वेक्टर इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब अल्फा वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, अल्फा वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कुछ ऐसे होंगे। अब हमको करना है अल्फा क्रॉस r। अल्फा क्रॉस r का मतलब अल्फा एंड r का जो प्लेन बनेगा, को ये अल्फा है और ये r है, इसका एक प्लेन बन गया। तो ये जो अल्फा क्रॉस r होगा इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करना है, अल्फा से r की तरफ टर्न करना है। तो इफ आई टर्न द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम अल्फा टू r, है ना, ये अल्फा था और ये r वेक्टर था, तो इसको मैंने अल्फा से r टर्न किया, तो देखो थंब इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये थंब जो होगा ये अल्फा क्रॉस r का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब अल्फा क्रॉस r विल बी अलोंग द टेंजेंट टू अ सर्कल। ये जो अल्फा क्रॉस r होगा ये पॉइंट A पे सर्कल को टेंजेंशियल होगा, अलोंग द टेंजेंट, कुछ इस तरह दे, लाइक दिस। And all the three alpha r and alpha cross r are mutually perpendicular to each other because alpha and r का एक प्लेन हो गया और इस प्लेन को ये alpha cross r परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो alpha cross r कैसे है, along the tangent है, राइट हैंड रूल से पता चला।
नाउ वी कम टू ओमेगा क्रॉस वी। तो अगर ओमेगा क्रॉस वी पता करता है इसका डायरेक्शन, वापस राइट हैंड रूल, सेकंड फिगर देखो, ये हो गया ओमेगा वेक्टर, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, ये हो गया रेडियस वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये हो गया आर वेक्टर। तो दिस इज ओमेगा वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर। ये दोनों भी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ये था लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल था, इसका मतलब ओमेगा आर एंड वी कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। बट हमको तो पता करना है ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन। तो ओमेगा क्रॉस वी के लिए हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा से वी की तरफ टर्न करेंगे। तो ये ओमेगा है और ये वी है, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज वी। तो इफ आई टर्न द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम ओमेगा से वी, देखो थंब कहां पे जा रहा है? थंब इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। तो ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो देखो थंब कहां पे आ रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो थंब ऐसे पॉइंट करेगा, ओमेगा क्रॉस वी करो, थंब यहां पॉइंट करेगा टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब ये जो ओमेगा क्रॉस वी है ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो अल्फा क्रॉस आर, ये जो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है ये सर्कल को टेंजेंशियल है एट पॉइंट डी, एंड ओमेगा क्रॉस वी इसी पॉइंट ए पे कहां पे? टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो अल्फा क्रॉस आर है इसको एटी बोलेंगे और एक ओमेगा क्रॉस सी को बोलेंगे एसी, where AT vector is tangential component of acceleration, because ये कहां पे? along the tangent। तो ये हो जाएगा AT vector, ये हो गया tangential component of the acceleration। और ओमेगा क्रॉस भी कहां पे? towards the center, का मतलब ये हो जाएगा centripetal, but centripetal को बोलेंगे radial because radius भी है। तो this is centripetal component of acceleration। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे या दो पार्ट होंगे। एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो अलोंग द टेंजेंट होगा, और दूसरा होगा सेंट्रिपिटल कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। Therefore we say vector A in non-UCM is equal to vector AT plus vector AC, where AT is the tangential component and AC is the centripetal component of the acceleration. Seen in non-uniform circular motion, acceleration has two components, tangential component and centripetal component. तो देखो मैंने डायग्राम को भी थोड़ा अलग वे से ड्रॉ किया है। प्रीवियसली मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अभी मैंने ड्रॉ किया सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ओके, एंड दिस इज आवर पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है जो मैंने प्रीवियस डायग्राम में ड्रॉ किया था। तो दिस इज आवर पॉइंट ए। तो देयर आर टू एक्सेलरेशंस एक्टिंग एट पार्टिकल एट पॉइंट ए। एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन को टेंजेंशियल होगा, और दूसरा होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये कैसे होगा? एसी कैसे होगा? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो देखो पहला कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन जिसको मैंने एटी बोला है, एंड इट इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू अ सर्कल। ये कैसे एक्ट कर रहा है? अलोंग द टेंजेंट टू अ सर्कल, एंड दिस कंपोनेंट arises due to change in speed, because नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड हो गया। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड चेंज होने से टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, इस बात को ध्यान रखो। एंड इस एटी का फॉर्मूला क्या था? अल्फा क्रॉस आर। Magnitude of AT, that is magnitude of alpha cross R, will be alpha R sin theta. But alpha vector and R vector तो mutually perpendicular थे, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90, sin 90 is 1, therefore AT कितना हो गया? R into alpha। तो
तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, उसका फॉर्मूला है r इंटू अल्फा. सेकेंड कंपोनेंट इज सेंट्रिपिटल कंपोनेंट, also called radial component. Why it is radial? Because it is along the radius. तो सेंट्रिपिटल या रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन AC. नाउ ये जो AC होगा ये कैसे एक्ट करेगा? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. तो इस लाइन को भी आप यहां पे नोट कर लो, मैंने तो यहां पे नोट नहीं किया है. तो यहां पे आप क्या लिखोगे? इट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ circle, and this component is due to change in direction of velocity. Centripetal acceleration क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रिपिटल या रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो ये स्टेटमेंट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा. इसके बाद क्या लिखोगे आप यहां पे? इट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड इट इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. नाउ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा क्रॉस v. इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ओमेगा v sin थीटा. वापस ओमेगा एंड v आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, का मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. तो यहां पे लिखेंगे ओमेगा v sin 90. sin 90 is 1. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा v square upon r या r into omega square. We have done this derivation in the earlier video. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड r अल्फा और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू v या v square upon r या r ओमेगा स्क्वायर. तो जब भी कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा अलोंग द टेंजेंट और एक होगा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. का मतलब एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट और दूसरा होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कंपोनेंट. अब हमको इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है. तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन का मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए we apply parallelogram law of vector addition. तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल. तो AT और AC विल फॉर्म वन पैरेललोग्राम, एंड इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा या इन दोनों का टोटल होगा. तो लेट A बी द रिजल्टेंट, लेट A बी द टोटल एक्सेलरेशन. एंड अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमको पैरेललोग्राम लॉ से मिला. इट इज रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. थर्ड टर्म यहां पे जीरो है ना, बिकॉज थर्ड टर्म क्या होता? 2AT AC cos थीटा. बट AT और AC के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos थीटा जीरो हो जाएगा. इसके लिए थर्ड टर्म इज जीरो. तो टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. AT कितना है? R अल्फा. तो यहां पे लिखेंगे R अल्फा स्क्वायर. AC कितना है? AC के 3 वैल्यू है, उसमें से कोई भी एक यूज कर लो. तो मैंने थर्ड वाला यूज किया, तो इट्स R ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टोटल एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम. देखो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन इन यूसीएम को भी फाइंड किया था. तो लीनियर एक्सेलरेशन यूसीएम, इसका कैलकुलेशन हमने इसके पहले कर दिया है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तो जीरो होता है यूसीएम में. तो अगर अल्फा जीरो होगा, देखो यहां पे अगर अल्फा जीरो होगा तो AT जीरो हो जाएगा. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट AT होता है जीरो. ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना AT, ये जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? बिकॉज अल्फा जीरो है. तो देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूसीएम. ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा. इस बात को ध्यान रखो, ठीक से समझ लो इस पॉइंट को. तो देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूसीएम. Tangential acceleration is present only in non-uniform circular motion.
और वैसे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो चेंज होता है नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट होता है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। इसका मतलब अगर AT 0 है, यूसीएम में अगर AT 0 है तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी possess only centripetal acceleration, but in non-uniform circular motion body has two component of acceleration, one is tangential acceleration, other one is centripetal acceleration, और इन दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा √AT² प्लस AC²। तो ये होगा एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम, ये होगा एक्सेलरेशन इन यूसीएम। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम एंड एक्सेलरेशन इन यूसीएम। तो ये हो गया डिस्कशन ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन का एक इंपॉर्टेंट फोर्स स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स इन सर्कुलर मोशन, और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग शॉर्ट में CPF बोलेंगे, CPF सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली बच्चों सर्कुलर मोशन में दो टाइप के फोर्सेस अराइज होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो पहले हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स स्टडी करेंगे और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्टडी करेंगे। सेंट्रीपिटल इस वर्ड का मतलब भी आपको पता है, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसके नाम में इसका डायरेक्शन आगे देखो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। बच्चों एक बॉडी या एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इस डायग्राम में। कंसीडर वन पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, एंड लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू अ सर्कुलर पाथ। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। एंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पार्टिकल मस्ट बी हैविंग एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द radius and towards the center. In uniform circular motion linear acceleration कैसे होता है, along the radius and towards the center, और उस acceleration को हमने नाम दिया था centripetal acceleration या radial acceleration। इसको तो हम लोग स्टडी कर चुके। तो in uniform circular motion body possess acceleration, and that acceleration is along the radius and towards the center। एक्सेलरेशन ऐसे होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F equals to m into a। We get this relation from Newton's second law। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स। तो एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होता है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर बॉडी एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा है तो फोर्स भी तो एक्ट होना चाहिए, बिकॉज विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल।
and direction of force is same as direction of acceleration. So in uniform circular motion, body experiences one force whose direction is along the radius and towards the center. तो at every point body जो force experience करेगा वो कैसे होगा? Along the radius and towards the center, same as direction of acceleration. And such a force acting on a body whose direction is along the radius and towards the center is known as centripetal force. And centripetal force is the force required to keep the body performing uniform circular मोशन का मतलब बॉडी का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है उस मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो देखो बच्चों, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स: अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी revolving along the circular path with uniform speed. But circular path with uniform speed is UCM. Is called centripetal force. So centripetal force is the force required to keep the body performing UCM, and it is always acting along the radius and towards the center of circular path. तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. अभी देखते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा. देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आई कैन से सेंट्रिपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू m इनटू AC. यहां पे C का मतलब सेंट्रिपिटल, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जो हमने स्टडी किए हैं. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v²/r. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दूसरा फॉर्मूला है ω²r, या AC का तीसरा फॉर्मूला है v इंटू ओमेगा. तो सेंट्रिपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूले देखो, mv²/r, या mω²r, या mv⍵. तो वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बाय थ्री डिफरेंट फॉर्मूले. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को बराबर मेमोराइज कर लो. सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r, mω²r, या mv⍵. यहां पे m होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, v होगा उसका लीनियर वेलोसिटी, r होगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी. तो ये होंगे थ्री डिफरेंट फॉर्मूले फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स. नाउ अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन से वेक्टर Fc इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर AC, बिकॉज मास तो स्केलर है. तो वेक्टर Fc इक्वल्स टू मास इंटू वेक्टर AC. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म होगा माइनस ऑफ ω² वेक्टर r. दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, माइनस ऑफ ω² इंटू वेक्टर r. इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स का वेक्टर फॉर्म होगा माइनस ऑफ mω² वेक्टर r. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेगेटिव. वेक्टर फॉर्म में सेंट्रिपिटल फोर्स नेगेटिव है. तो क्यों नेगेटिव है बच्चों? ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया? तो नेगेटिव साइन इसके लिए आ गया कि Fc वेक्टर एंड r वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन. फॉर्मूला में जब भी दो वेक्टर होते हैं और अगर बीच में नेगेटिव साइन होता है, इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. तो सेंट्रिपिटल फोर्स देखो टुवर्ड्स द सेंटर है, और जो रेडियस वेक्टर होता है वो तो ऐसे होता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, इट इज अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर. तो सेंट्रिपिटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव साइन. ठीक है. नेक्स्ट, सेंट्रिपिटल फोर्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन. इसका मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है. देयर कैन नॉट बी एनी सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स. एंड अगर देयर इज सम सर्कुलर मोशन टेकिंग प्लेस, का मतलब उसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. Because centripetal force changes the direction of velocity from point to point.
सर्कुलर मोशन के लिए बच्चों याद रखो, सर्कुलर मोशन करने के लिए बॉडी का वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होना जरूरी है। बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होना चाहिए, तभी तो बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो बॉडी विल परफॉर्म लीनियर मोशन। सपोज बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो बॉडी क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा। बट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है, और इसके लिए बॉडी सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो centripetal force is absolutely necessary for circular motion. Without centripetal force, circular motion is not possible. Remember this. Then, work done by centripetal force is always zero. MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखो, work done by centripetal force कितना होता है, zero. In one revolution, in half revolution, in 1/4 revolution, कितने भी revolution होने दो, half, 1/4 या फुल रिवॉल्यूशन, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। देखो इसका रीजन क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। W होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, और वेक्टर F डॉट वेक्टर S का फॉर्मूला होगा Fs cos थीटा। इसमें F क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और S क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, अलोंग द टेंजेंट। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होता है, अलोंग द रेडियस। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थीटा कितना होगा 90, F डॉट S कितना है, Fs cos 90, 90 cos 90 कितना होगा, जीरो, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क डन। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज जीरो। रीजन, centripetal force and displacement are mutually perpendicular to each other. Angle between them is 90 degree. Now these are examples of centripetal force. देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है ना, ये कोई सेपरेट फोर्स नहीं है। एनी फोर्स विच इज टुवर्ड्स द सेंटर कैन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पॉइंट को भी याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ इंडिविजुअल फोर्स। एनी रियल फोर्स whose direction is towards the center can act as centripetal force. And every circular motion is possible because of centripetal force. Example number 1, gravitational force. So gravitational force will act as centripetal force, in which case for the circular motion of Earth around the sun या any planet around the sun. तो जो planetary motion हो रहा है around the sun, though it is elliptical, we assume it to be a circle. हम लोग प्लैनेट का मोशन सर्कुलर एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिकल है। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस एग्जांपल में देखो, सन यहां पे होगा और अर्थ इज अलोंग द सर्कमफरेंस। तो अर्थ का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है अराउंड द सन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्यों कर रहा है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। का मतलब अर्थ का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। एग्जांपल नंबर 2, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, और ये टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में आप एज्यूम करो कि ये स्टोन है, इसको स्टोन एज्यूम करो, और ये हो गया स्ट्रिंग। जब भी आप किसी बॉडी को स्ट्रिंग से टाई करते हो तो स्ट्रिंग उसको पुल करता है।
तो जो स्ट्रिंग का पुल होता है उस पुल को क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये जो बॉडी होगा इसको स्टोन एज्यूम करेंगे और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग इसको पुल करे, दैट इज टेंशन। तो अभी टेंशन फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है? ऐसे एक्ट कर रहा है ना, बिकॉज ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। बट अगर ये स्टोन समझो सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा, तभी तो ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए इस स्टोन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था वो किसने प्रोवाइड किया? स्ट्रिंग के टेंशन में। तो स्ट्रिंग इस स्टोन को कंटिन्यूअसली पुल कर रहा है एंड दैट इज टेंशन फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्स ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर मैं टेंशन को कम करूंगा, देखो क्या होगा, इफ आई रिड्यूस द टेंशन फोर्स सर्कुलर मोशन स्टॉप हो गया। का मतलब जब तक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा था तब तक ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा था। जैसे मैंने टेंशन फोर्स को कम किया, सर्कुलर मोशन स्टॉप। इसका मतलब बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस एग्जांपल में टेंशन फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन फोर्स किसने अप्लाई किया? स्ट्रिंग ने अप्लाई किया उस स्टोन के ऊपर। एग्जांपल नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। तो इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अप्लाई कर रहा है। तो these are different examples of centripetal force. So any real force whose direction is toward the center can be an example of centripetal force. इस एग्जाम्पल में हम लोग एक एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन आल्सो बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल, सपोज एक व्हीकल सर्कुलर रोड पे मूव कर रहा है, एक व्हीकल सर्कुलर रोड पे मूव कर रहा है, तो while taking a turn on a circular road, friction will arise between tires and the road surface. व्हीकल के टायर एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा, and that friction is toward the center of a circular road. तो that force of friction will provide centripetal force. इसके लिए व्हीकल रोड पे टर्न ले पाता है, it is because of force of friction. तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो ये होगा कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभी ये होगा सेकेंड फोर्स इन सर्कुलर मोशन, और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल, इस वर्ड का मतलब क्या था? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल, इस वर्ड का मतलब होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब ये जो फोर्स ऐड करेगा, ये कैसे ऐड करेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। बच्चों, आपने इस फोर्स को बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, बट शायद यू मे नॉट बी नोइंग कि दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस फोर्स को स्टडी करते हैं। और एक एग्जाम्पल होगा व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन द कर्व रोड। तो ये एक रोड है, बट ये रोड जो है वो कर्व है, का मतलब एक टर्न है, एंड दिस टर्न इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, ये कर्व रोड है जो लेफ्ट टर्न ले रहा है। एवरी कर्व रोड इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल का छोटा आर्क है। तो ये जो मैंने कर्व रोड ड्रॉ किया है, ये किसी सर्कल का छोटा आर्क है, ये उस सर्कल का सेंटर है। का मतलब एवरी कर्व रोड विल हैव अ सेंटर विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जहां पे रोड टर्न लेगा, जहां पे रोड कर्व होगा, उस कर्व रोड का एक सर्कुलर आर्क बनेगा।
That means that curved rod will have a center of curvature and one radius of curvature. फिर ये जो रोड का एज होगा which is towards the center, इसको बोलेंगे रोड का inner edge. And the other edge of the road which is away from the center, इसको बोलेंगे रोड का outer edge. And distance between inner edge and outer edge becomes the width of the road. का मतलब ये हो गया रोड का width, यहां से लेके यहां तक. और एक व्हीकल इस रोड पे मूव कर रहा है, तो अगर ये व्हीकल इस रोड पे मूव करेगा तो फिर ये व्हीकल भी सर्कुलर मोशन करेगा. तो व्हेन दिस व्हीकल एंड यू आर इनसाइड द व्हीकल, समझो ये बस है और आप बस के अंदर हो, यू आर सिटिंग इनसाइड द बस. तो व्हेन यू आर इनसाइड द बस एंड बस इज टेकिंग अ टर्न, इसका मतलब यू एंड बस बोथ आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. इसी व्हीकल का देखो ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है. सो दिस इज फ्रंट व्यू. और यहां पे बस में नहीं जाता, यहां पे समझो कार है, ठीक है. तो ये कार है, ये उसका फ्रंट व्यू है, ये उसका टॉप व्यू हो गया. ये हो गया इनर एज, ये हो गया रोड का आउटर एज. एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये कौन सा होगा? इनर एज होगा रोड का, और ये आउटर एज. रोड का सेंटर यहां पे, और ये रोड जो है ना ये ऐसे टर्न हो रहा है, ऐसे. एंड यू आर इनसाइड द कार. नाउ इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस कि व्हेन वी आर इनसाइड द व्हीकल, बस हो या कार हो, एंड दैट व्हीकल इज टेकिंग अ टर्न. जैसे इस केस में टर्न कहां पे हो रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वी विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट. यहां पे अगर व्हीकल ऐसे टर्न लेगा तो विल एक्सपीरियंस वन फोर्स टुवर्ड्स दिस साइड. का मतलब हम लोग एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. बट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसे? अवे फ्रॉम द सेंटर. यहां भी देखो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है? अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर. तो व्हेन वी आर इनसाइड द कार एंड व्हेन कार इज टेकिंग अ टर्न, या व्हेन वी आर इनसाइड द बस एंड बस इज टेकिंग अ टर्न, we'll always experience outward force. तो अगर बस लेफ्ट टर्न ले रहा है, we experience force towards right. अगर बस राइट टर्न ले रहा है, we experience force towards left. But with respect to center, ये फोर्स कैसे होगा? Away from the center होगा. तो such a force acting on a body performing circular motion is called as centrifugal force. तो while taking a turn, आप जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, that force is centrifugal force. और इसको सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोला गया है? बिकॉज इसका डायरेक्शन कैसे है? अवे फ्रॉम द सेंटर. देखो इस फोर्स का भी डायरेक्शन कैसे है? अवे फ्रॉम द सेंटर. बट क्या ये फोर्स रियल है? क्या कोई आपको पुश कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर? आपको कोई पुश कर रहा है व्हीकल के अंदर? नो. तो ये फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट कोई आपको ये फोर्स अप्लाई तो नहीं कर रहा है. तो ये बन गया एक इमेजिनरी फोर्स. ये बन गया एक इमेजिनरी फोर्स. तो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज सूडो फोर्स. सूडो का मतलब इमेजिनरी, जो रियल नहीं होगा. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इट इज अ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी performing uniform circular motion which acts along the radius and away from the center of a circle. Centrifugal force एक imaginary, एक pseudo force होता है. क्यों pseudo force होता है? Because बस ने तो लेफ्ट टर्न ले लिया, आप कहां चले गए? राइट की तरफ. बट आपको तो किसने फोर्स अप्लाई नहीं किया. You move on your own. Therefore it is a pseudo force. Okay? नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला इज सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला. बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर इक्वल एंड अपोजिट. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर इक्वल एंड अपोजिट. का मतलब ये जो सूडो एक्सेलरेशन होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, बट अपोजिट होगा.
दैट्स वाई सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम ओमेगा स्क्वायर आर एम वी ओमेगा, फॉर्मूला सेम हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला सेम है, बट इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। तो आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव था, बट ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इसका वेक्टर फॉर्म पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज रेडियस वेक्टर जो है ना वो इस डायरेक्शन में होता है। रेडियस वेक्टर कैसे होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे है? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बोथ रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब दे आर इन द same direction. That's why vector form of centrifugal force is positive. Centrifugal force is a pseudo force. ये एक imaginary force है। क्यों pseudo force है? Because ये कोई real force का interaction नहीं है। Centrifugal force is not because of any real force. Centrifugal force आप experience करोगे, but आप उस force का origin को कभी explain नहीं कर पाओगे। Origin of centrifugal force cannot be explained. That's why it is pseudo force. And centrifugal force arises in the non-inertial frame of reference का मतलब accelerated frame of reference. जैसे अगर आप बस के अंदर बैठे हो and bus is taking a turn, so this bus will act as non-inertial frame of reference. ये जो बस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया एंड यू आर इनसाइड द बस का मतलब यू आर इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम। एंड व्हेन यू आर इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज अराइजेस इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने यहां पे डिस्कस किया कि when we are sitting inside the car and car is taking a turn, then the passenger inside the car experiences centrifugal force. Another example of centrifugal force, merry-go-round, horizontal merry-go-round होता है। So when merry-go-round starts revolving, then the chairs of the merry-go-round pull outward because of the centrifugal force. Even washing machine, third example, washing machine का जो spin dryer होता है, the working of spin dryer of the washing machine works on the concept of centrifugal force. So these are different examples of सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों एक बात याद रखो, जब भी आप खुद सर्कुलर मोशन करोगे, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जैसे ये एग्जांपल में था यू वर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन दैट टाइम यू आर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट टाइम यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी आप सर्कुलर मोशन करोगे तभी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे और तभी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही एक्सपीरियंस करोगे। बट जब भी आप किसी को सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जर्व करोगे, याद रखो, रिमेंबर व्हेन यू ऑब्जर्व समवन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जैसे मैंने एग्जांपल है द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है और आप इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हो का मतलब यू आर द ऑब्जर्वर। तो when you observe someone performing circular motion, that time you are in the inertial frame. तभी आप कौन से फ्रेम में होंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे और तभी आप सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करोगे का मतलब तभी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स से डिफाइन होगा। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स अराइजेस इन द इनर्शियल फ्रेम एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेस इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। And you cannot be in inertial frame and non-inertial frame simultaneously. आप एक ही टाइम पे दोनों फ्रेम में नहीं हो सकते।
you cannot be performing the circular motion and observing the circular motion simultaneously. या तो आप सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व करोगे या तो फिर आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे. जब भी आप किसी सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करोगे, यू आर इन द इनर्शियल फ्रेम और तभी आप सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करोगे. एंड जब भी आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे, जैसे ये एग्जांपल में आपने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, you are in the non-inertial frame and you will experience centrifugal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे दो फोर्सेस होते हैं सर्कुलर मोशन में. बट एक ही बॉडी साइमल्टेनियसली सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा. इस बात को याद रखो. एक ही बॉडी साइमल्टेनियसली सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है. Body will either experience centripetal force or it will experience centrifugal force. तो ऐसे सर्कुलर मोशन के दो फोर्सेस को हमने डिस्कशन किया. पहला फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड हमने दूसरा फोर्स कौन सा डिस्कस किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सर्कुलर मोशन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड. लेवल रोड का मतलब हॉरिजॉन्टल रोड, सरफेस हॉरिजॉन्टल है. ओके, बट कार सर्कुलर मोशन कर रहा है का मतलब टर्न होगा रोड पे. बट लेवल रोड का मतलब हॉरिजॉन्टल रोड. तो सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड. और इसी टॉपिक में हमको कार का मैक्सिमम स्पीड डिराइव करना है. का मतलब अगर कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है का मतलब सर्कुलर रोड पे मूव कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितना होगा, उस फॉर्मूला को डिराइव करना है. ओके, तो कंसीडर वन सर्कुलर रोड. पूरा सर्कल तो ड्रॉ नहीं करेंगे, एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज सर्कुलर रोड. Now, as we know, every circular road is a part of circle. So, every circular road will have center of curvature and it will have radius of curvature. तो यहाँ पे C क्या है, center of curvature, और R क्या है, radius of curvature. Okay? तो ये जो रोड्स का एज होगा, इसको बोलेंगे इनर एज और इसको बोलेंगे आउटर एज. और एक कार इस रोड पे मूव कर रहा है. ठीक है, अ कार इज टेकिंग अ टर्न. लेट अस टेक द फ्रंट व्यू. ये इस डायग्राम का फ्रंट व्यू होगा. तो ये कार है, दिस इज अ पैसेंजर इनसाइड द कार एंड दिस कार इज टेकिंग अ टर्न. ये होगा रोड का इनर एज, ये होगा रोड का आउटर एज एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. बच्चों, when any vehicle is taking a turn on a road, three forces will act on it. उस पर तीन फोर्सेस ऐड करेंगे. तो कौन कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे कार के ऊपर? तो सबसे पहला फोर्स होगा वेट ऑफ द कार. पहला फोर्स कौन सा होगा, वेट ऑफ द कार. और वेट का सिंबल W और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m into g, where m is total mass and g is acceleration due to gravity. और ये जो कार का वेट होगा ये कैसे एक्ट करेगा, इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो पहला जो फोर्स कार पे एक्ट कर रहा है वो कार का वेट है. वेट का फॉर्मूला m into g and weight is acting in a vertically downward direction towards the center. अभी ये जो कार का वेट है, this weight is nothing but force exerted by the car on the road. कार का जो वेट है ये कार ने अप्लाई किया हुआ फोर्स है ऑन द रोड सरफेस. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, according to Newton's third law of motion, every action will have equal and opposite reaction. इसका मतलब अगर कार रोड को mg फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये जो रोड सरफेस होगा ये भी कार को एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा.
तो रोड सरफेस ने इस कार को एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया एंड दैट इज एन. तो व्हाट इज एन? इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन. इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड सरफेस ऑन द कार. तो वेट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. नॉर्मल रिएक्शन होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड सरफेस ऑन द कार. एंड नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है और mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है. एंड द थर्ड फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैंने स्मॉल f से डिनोट किया. देखो बच्चों, अगर कार रोड पे मूव कर रहा है तो व्हीकल का जो टायर है एंड रोड का सरफेस, तो टायर एंड रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा. एंड ऑन अ कर्व रोड ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये कार के मोशन को अपोज करेगा. बिकॉज कार जब भी टर्न लेगा तो कार विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अवे, है ना. उसका टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ होगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो कार के टेंडेंसी ऑफ मोशन को ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज कर रहा है. एंड अगर कार का टेंडेंसी ऑफ मोशन अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होगा? टुवर्ड द सेंटर. तो थर्ड फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड सरफेस, एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर. और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है. दीज आर टू वर्टिकल फोर्सेस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज along the horizontal direction. तो ऐसे तीन फोर्सेस कार पे ऐड करेंगे. But on a level road, car does not have any acceleration in a vertical direction. का मतलब कार का वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा है. तो if there is no acceleration of the car in vertical direction, का मतलब net vertical force must be zero. तो वर्टिकल डायरेक्शन में कार पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. एंड नेट वर्टिकल फोर्स विल बी n minus mg बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए बिकॉज देयर इज नो मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. एंड अगर n minus mg जीरो होना चाहिए, इसका मतलब n इक्वल्स टू mg होना चाहिए. तो नॉर्मल रिएक्शन mg फोर्स से बैलेंस हो रहा है. एक्शन और रिएक्शन बैलेंस हो रहा है. सो नेट फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो. सो देयर इज नो मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. एंड कार अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो कार अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो नेसेसरी है. बिकॉज विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है. तो कार के सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखो कौन सा फोर्स टुवर्ड द सेंटर है? इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर. का मतलब दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार. एंड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कार कैन टेक द टर्न ऑन दिस रोड. कार विल रिमेन ऑन द रोड सरफेस. इट विल नॉट move away from the road surface. इसका मतलब कंडीशन क्या होगा? देखो, तो for the car to stay on the road while performing circular motion, force of friction must be equal to or greater than centripetal force. CPF का मतलब centripetal force. तो force of friction centripetal force के just equal होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हुआ तब भी कार सेफली टर्न लेगा. बट अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हुआ तो कार विल मूव अवे फ्रॉम द रोड सरफेस. तो फिर कार ऐसे जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को इस तरफ पुल करेगा एंड कार विल स्किड. कार ऐसे स्किड करेगा. तो ये अवॉइड करने के लिए और सेफ टर्निंग के लिए, का मतलब कार को अगर सेफली टर्न लेना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए. वी टेक द मिनिमम कंडीशन. तो अपना कंडीशन क्या होगा? देखो, म्यू एस इंटू एन. व्हाट इज म्यू एस इंटू एन? इट इज अ फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन. व्हाट इज एन? नॉर्मल रिएक्शन. What is mu s? Mu s को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ
static friction between the tire and the road. What is mu s? It is a coefficient of static friction between the tires and the road. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है mu s into n. That must be equal to or greater than centripetal force, and the formula for centripetal force is mv square by r. But n कितना है? n तो mg के बराबर है, तो n को लिखा mg, तो ये हो जाएगा mu s mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r. n को कैंसिल करो और इक्वेशन का साइड रिवर्स करो. तो अगर साइड रिवर्स होगा तो फिर ये साइन भी रिवर्स होगा. तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी. ये r यहां पे गया, मास तो कैंसिल हो गया, r यहां पे गया. तो v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी होना चाहिए. टेकिंग द स्क्वायर रूट, v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी होना चाहिए. लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना. v का वैल्यू लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी होना चाहिए. तो मैक्सिमम कितना हो गया? इक्वल टू. लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू बिकम्स मैक्सिमम. तो वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर रोड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी. तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया? रूट ऑफ म्यू एस आर जी. मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया? रूट ऑफ म्यू एस आर जी. व्हाट इज म्यू एस? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड सरफेस. और जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ इफ यू ऑब्जर्व Vmax का फॉर्मूला, इसमें तो कार का मास है ही नहीं, बिकॉज कार का मास तो कैंसिल हो गया. इसका मतलब ये जो मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू होगा ये कार के मास पे डिपेंड नहीं करेगा. इसका मतलब दिस Vmax इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल. टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, कार हो या ट्रक हो, सबके लिए Vmax का वैल्यू सेम होगा. Because Vmax does not depend upon mass of the vehicle. ये व्हीकल के मास पे डिपेंड करेगा ही. तो Vmax किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम स्पीड ऑन अ लेवल रोड किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द कर्व रोड, बिकॉज जी जो है वो यूजुअली कांस्टेंट होता है. तो Vmax on a level road depends upon mu s, coefficient of static friction, and depends upon radius of curvature of the road. But it does not depend upon the mass of the vehicle. तो व्हीकल को ये स्पीड लिमिट फॉलो करना पड़ेगा. अगर व्हीकल ने ये स्पीड लिमिट फॉलो नहीं किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ पुल करेगा एंड व्हीकल विल स्कीड अवे फ्रॉम द रोड सरफेस. ऐसे व्हीकल स्कीड करके बाहर जाएगा अवे फ्रॉम द रोड सरफेस. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग द सर्कुलर रेसिंग ऑफ द कार या बाइक्स. तो मोटो जीपी रेस जो होता है, कार के जो रेसेस होते हैं या बाइक, मोटो जीपी बाइक के जो रेस होते हैं, तो while taking a turn, sometimes the biker or the car moves away from the road surface because उनका जो speed limit होता है वो इसको क्रॉस करता है. तो force of friction is unable to provide centripetal force and car skids away from the road surface. And जब भी कार या बाइक स्कीड करता है, it skids always away from the road surface because centrifugal force उसको बाहर की तरफ पुल करता है. तो ये होगा इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड. क्या फॉर्मूला है? Vmax इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी.